कल इसका लिए थे हम लोग, स्क्रीनशॉट याद है ना? देखिए इसमें क्या पॉइंट याद रखना है। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्लोनिंग वेक्टर है that carry the DNA larger than possible with the vector like plasmid और lambda फेग। मतलब समझ लीजिए, अगर आप lambda फेग यूज करते हैं या प्लाज्मिड यूज करते हैं तो उतना बड़ा डीएनए को ट्रांसफर नहीं कर सकता है जितना बड़ा आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। निकल रहा है, चल रहा है, समझे? तो पूछेगा अगर लार्जर डीएनए है और उसको अगर ट्रांसफर करना है तो क्या यूज करेंगे, तो आप बोलिएगा आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। कुछ एग्जांपल है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम याक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बैक, मेमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, सब क्रोमोसोम का नाम। फिर से बोलिए, अगर ज्यादा बड़ा डीएनए है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है फॉरेन डीएनए ज्यादा बड़ा है, तो आप प्लाज्मिड यूज करेंगे, लेम्डा फेग का डीएनए यूज करेंगे या आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज करेंगे? आंसर जाएगा आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, ये देखिए प्लाज्मिड का डायग्राम है। ये है बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये छोटा सा प्लाज्मिड है, डबल स्ट्रैंडेड धागा है। प्लाज्मिड ये एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। देखिए ये है आपका क्रोमोसोम, ये अलग है इसलिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। कंसिस्ट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, इसका रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट है बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में नहीं मिलता है। सम प्लाज्मिड may have only 1 or 2 copies per, whereas the other may have the 15 to 100। अब देखिए क्या कहता है ये प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड में पहला पॉइंट है ये वाला, कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। दूसरा है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोम का है। इसका रेप्लिकेशन कैसा है? इंडिपेंडेंट है। रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन। चौथा पॉइंट, इसके पास फ्यू जीन है, ज्यादा जीन नहीं है। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरियल सर्वाइवल, क्योंकि बहुत सारा बैक्टीरिया में ये नहीं मिलता है। नंबर 6, 1 to many, एक भी हो सकता है और मेनी, कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मिड मिलता भी नहीं है। फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, देखिए क्या लिख रहा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए, not important for the survival of bacteria. Some plasmid may have only 1 or 2 copies, मतलब या तो एक या तो 2 प्लाज्मिड मिलेगा पर सेल, या हो सकता है 15 से 100 तक हो। फिर से सुन लीजिए, क्या सभी 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 बैक्टीरिया में प्लाज्मिड मिलता है क्या? हाथ उठाइए। अभी तो बोला नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल, इसका मतलब कुछ में मिलेगा कुछ में नहीं मिलेगा। ठीक है,
सुनिए ना, जैसा इसको इधर कर दीजिए ना, जैसा, हाँ जैसे वहां से वो ले लीजिए, उनको लग रहा है आंख में। थोड़ा सा नीचे हो सकता है, देखिए तो। नहीं नहीं, थोड़ा ऊपर कर दीजिए, तो ऊपर कर दीजिए। समझ में आ रहा है कहाँ से घूम रहा है? देखिए ठीक है, अब और लग रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आइए फीचर्स ऑफ आइडियल क्लोनिंग फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और आई, दूसरा है सेलेक्टेबल मार्कर, तीसरा है क्लोनिंग या रिकॉग्निशन साइट। इसका ले लीजिए, तो 4 पॉइंट कर दिए, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़े हम लोग। देखिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, बोर्ड पे देखिए। सपोज कीजिए कि ये है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, और मैं मानता हूं इस पॉइंट को ओराई ओरिजिन होगा। इसका मतलब समझिए, यहीं से खुल गया, अनकॉइल हुआ, और यहीं से नया डीएनए बनेगा। देखिए, तो ओराई पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। फिर से बोलो, इट इज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए फ्रॉम वेयर द डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। क्लियर हुआ? अगर इस ओराई के साथ मान लिया जाए, ध्यान दीजिए, अब दूसरा डायग्राम देख लीजिए, इसी को मैं समझा रहा हूं फिर से। इस क्रोमोसोम में ये ओराई था, यही था ना ओराई, और यहां पे हमने सपोज कीजिए कि एक नया डीएनए जोड़ दिया, फॉरेन डीएनए। तो क्या होगा, जब ये 1 से 2 होगा तो इसके साथ ये भी 2 हो जाएगा। इफ एनी फॉरेन डीएनए और एक्सटर्नल डीएनए या ओराई, आ जाइएगा चे, ओराई इज 7 बजे स्टार्ट हो जाता है। ओराई के साथ अगर कोई डीएनए को हम जोड़ दें तो क्या होगा, वो भी रेप्लिकेट कर जाएगा। अब चलिए, ये ओराई जो होता है 2 तरह का होता है, एक फास्ट एक स्लो। अगर आपको फास्ट लेना है, फास्ट एप्लीकेशन करवाना है, तो सही ढंग का ओराई का चयन कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, हो गया। It is the specific sequence of nucleotide in DNA from where DNA replication starts. पहला पॉइंट क्लियर। एनी फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, कोई भी डीएनए का फ्रेगमेंट कैन बी मेड टू रेप्लिकेट, रेप्लिकेशन करवाया जा सकता है। ही मेड मी लाफ, मतलब बताओ, उसने मुझे हंसाया। इफ एनी DNA is supposed to be replicate, then it should be joined with the ORI. पढ़ के देखिए, any fragment of DNA can be made to replicate if that fragment of DNA is linked to ORI. मतलब समझ गए इसका? ध्रुवा,
लोग, समझा? ओ रिया भारती, समझे? रिया भारती, डीएनए को रेप्लिकेशन करवाना बाहर के डीएनए को, तो क्या करें? ओराई के साथ जोड़े। इट ऑल्सो डिटरमिन द नंबर ऑफ कॉपीज इट वुड फॉर्म, जितना कॉपी बनेगा उसको निर्धारित करता है। देखो ये रहा है, ये रहा नीट 2020 में क्वेश्चन आया, टू रिकवर ए हाई नंबर ऑफ टारगेट डीएनए, जो डीएनए एलियन डीएनए, फॉरेन डीएनए, सुटेबल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मस्ट बी चूजन। मतलब समझ गए? फास्ट वाला, फास्ट वाला, सुटेबल, सुटेबल माने उचित, सही। समझ में आया लाइन? एमएनसीईआरटी का लाइन था। अब आइए, ये सबसे ज्यादा डेंजर है, इसमें दिमाग का घंटी बज जाएगा। थोड़ा चाय पी ले, नहीं तो मेरा भी घंटी बज जाएगा। लाल से आ जा रहा है। भूल जाते हैं। चलिए देखिए, यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो था ये फॉरेन डीएनए है, इसमें डाले हैं, और ये जो है तो ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये मान लीजिए बैक्टीरिया का सेल है, तो रिकॉम्बिनेंट है, और ये एक बैक्टीरिया का सेल है, इसमें फॉरेन डीएनए नहीं है, तो इसको कहेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि इसमें फॉरेन डीएनए नहीं है, इसमें फॉरेन डीएनए है। तो मालूम कैसे चलेगा कि भाई इसमें फॉरेन डीएनए नहीं डाले हैं, इसमें डाले हैं? मेरी तरफ देखिए, ये प्लाज्मिड है, मैं उंगली देखिएगा तब समझ में आ गया, ये प्लाज्मिड है। तो हम चाहते हैं कि इंजाइम से इसको काटे और ये फॉरेन डीएनए इसमें जोड़े और बैक्टीरिया के अंदर डाल दे, यही तो मेरा मकसद था। तो ये बिना देखे होता है। हमने सुनो मेरी बात, प्लाज्मिड को निकाला, उसको इंजाइम से काटा, और फिर इसको दे के इंजाइम से जोड़ा, और फिर बैक्टीरिया के अंदर डाला। ये सब माइक्रोस्कोप में दिखा नहीं जाता है। इंजाइम डाला, काटा, छाटा, सब बिना देखे होता है, और हर चीज को टेस्ट करते हैं। तो यही है सेलेक्टेबल मार्कर। अब ध्यान से सुनिएगा, मेरी तरफ देखिएगा तब समझ में आएगा। ये देखिए, ये मेरा उंगली देखिए, ये है प्लाज्मिड। जो समझ जाइएगा उस सबसे आसान होगा। ये जो नाखून है, ये है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। कौन सा जीन है? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। देखिए, ये है प्लाज्मिड, डबल स्टैंडर्ड है, टाइम नहीं है।
नहीं बनाएंगे उसे हम लोग। ये 2 सेलेक्टेबल मार्कर है। ये जो है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन और ये जो है एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है। ये एक प्लाज्मिड है जिसमें 2 सेलेक्टेबल मार्कर है और इसको आप यहां से काट सकते हैं। अब मैं चाहता क्या था, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैं चाहता ये था ये फॉरेन डीएनए। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये तो यही है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट और ये आपका है फॉरेन डीएनए। अब ये जो था टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, यानी कि टेट्रासाइक्लिन का प्रभाव इस बैक्टीरिया पर नहीं पड़ेगा क्योंकि रेसिस्टेंट है ये। लेकिन अब ये कट गया, आधा उधर चला गया है, इसलिए ये टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो गया। मैं तब देखिएगा, जिस बैक्टीरिया में ये वाला प्लाज्मिड मिलेगा उस बैक्टीरिया पर टेट्रासाइक्लिन का जो इफेक्ट है वो नहीं होगा क्योंकि इसके पास है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। एम्पिसिलिन का भी नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके पास है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन। हमने इंजाइम से इसको काटा और फिर इंजाइम से जोड़ दिया फॉरेन डीएनए। अब टेट्रासाइक्लिन तो इंटेक्ट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, संपूर्ण नहीं है, आधा उधर आधा इधर, काम नहीं करेगा, इसलिए हो गया टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव। कितने लोग समझ गए इसको? हाथ उठाइए। सेंसिटिव क्यों हुआ समझ में आया ना? क्योंकि जीन कट गया, पहले जुटा हुआ था। रुकिएगा, तो ये 2 बात हो गई। तीसरी बात ये है कि आपने ये लिया था, ये कौन डीएनए था? फॉरेन डीएनए था। ये था फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए। अब आगे देखिए, ये है इकोलाई का बैक्टीरिया, इसके अंदर है क्रोमोजोमल डीएनए, इसमें मान लिया प्लाज्मिड नहीं है। याद रखिएगा, जो नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया होता है हैज नो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। इकोलाई में बड़ा जबरदस्त पॉइंट बता दिया हमने आपको। इकोलाई बैक्टीरिया में कोई भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन नहीं होता है, एंटीबायोटिक से मर जाता है। फिर से देखिए, ये एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, इसका नाम है PBR 322। कौन सा प्लाज्मिड है भाई? 322, PBR 300 प्लाज्मिड। ये फॉरेन डीएनए, इंसुलिन का डीएनए मान लिया हमने, इसको काट के इसको जोड़ा है और इसको हम चाहते हैं कि यहां डालें। मेरा मकसद यही था। तो क्या क्या हो सकता है देखो।
थोड़ा सा देखेंगे, इसको यहां रखिए। देखिए पहला पॉसिबिलिटी है इकोलाई का बैक्टीरिया है। चलिए हम तो मैं तो ये चाहता था कि भाई पीवीआर जो लिए हैं उसको इंजाम से काटे, इसको जोड़े, इसके अंदर घुसा दे। मेरा मकसद तो यही था, याद है ना। प्लाज्मिड निकालते हैं, काटते हैं, उसमें फॉरेन डीएनए डाल के ट्रांसफॉर्मेशन से अंदर डाले थे। कितने लोग को याद आया ये बात? बोले थे ना ये बात। क्या हम लोग का एम क्या था कि हमने प्राप्त किया है, हासिल किया है ये इंसुलिन का डीएनए, तो इसका हम अरबों कॉपी बनाएंगे, बिलियन एंड बिलियन कॉपी। तो हम जानते हैं कि भाई इसको बैक्टीरिया से अच्छा कोई जगह नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया फास्ट 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 करता है। तो हमने प्लाज्मिड निकाला, प्लाज्मिड को काटा, रिस्ट्रिक्ट से इंडोन्यूक्लियस से डीएनए लाइगेज से जोड़ा, और ट्रांसफॉर्मेशन ठंडा ठंडा कैल्शियम क्लोराइड, याद आ रहा है क्या? कोल्ड कैल्शियम क्लोराइड उसमें डालेंगे, अंदर घुस जाएगा, अब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा, हमारा मेरा कॉपी बन जाएगा। हम यही तो चाहते थे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? कुछ नहीं घुसा, ना कटा ना छटा, कुछ नहीं घुसा, नन नन, कुछ नहीं घुसा। इस बार गया है ओनली ये वाला, देखो है ओनली फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए। इस बार प्लाज्मिड गया है, लेकिन प्लाज्मिड में न कटा न छटा, जीव का त्यों चला गया भाई। कटना चाहिए था, नहीं कटा। लेकिन ये वाला चला गया इस बार। मेरा जो मकसद था, देखो ये चला गया। अब चलिए ध्यान दीजिए, इसमें कुछ नहीं गया। यहां देखिए, अब इसको डाल रहे हैं हम लोग घोल में। पहला एम्पिसिलिन में डालेंगे, देखेंगे क्या होने वाला है। उसके बाद डालेंगे टेट्रासाइक्लिन में, चलिए बताइए एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन में मरेगा या जिंदा रहेगा? हाथ उठाइए। ये वाला बैक्टीरिया मरेगा कि जिंदा रहेगा? ये सब इकोलाई का बैक्टीरिया, हाथ उठाइए तो दिखे। देखिए अभी अभी हमने कहा था कि इसके पास कोई भी तो देखो कोई भी इकोलाई के पास कोई भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन नहीं है, सेम है। इसलिए ये दोनों में सेंसिटिव है, दोनों में मरेगा। सेंसिटिव सेंसिटिव दोनों में मरेगा ये इसमें तो कुछ नहीं है, खाली फॉरेन डीएनए। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन कहाँ है? ये भी यहां भी सेंसिटिव, यहां भी सेंसिटिव। अब देखो बिल्कुल यही प्लाज्मिड गया है, देखो यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट है, यानी दोनों में रेसिस्टेंट रेसिस्टेंट रेसिस्टेंट, दोनों में रेसिस्टेंट हो गया, क्योंकि इसके पास जो है ये अनअल्टर्ड गया है। लेकिन यहां देख लीजिए, ये जू का त्यू है, ऐसा वाला है। तो ये एम्पिसिलिन में तो रेसिस्टेंट हो जाएगा,
लेकिन टेट्रासाइक्लिन में सेंसिटिव हो जाएगा, और हम तो यही चाहते थे। अगर ऐसा आ गया तो इसका मतलब हम कामयाब हो। ठीक है, फिर से एक बार बताते हैं। देखिए हमने किया क्या, एंजाइम डाला, देखो देखो देखो, ये देखो, इसको यूं समझो, इनको यूं समझो कि हमने ये एक टेस्ट ट्यूब लिया है, इस टेस्ट ट्यूब में दो चीज लिया है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस और डीएनए लाइगेज, ये लिया है। और ये सोचा है हमने कि भाई ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, और बैक्टीरिया ले लेते हैं, तो होगा ये कि ये कटेगा, कटेगा तो ये जुटेगा, तो ऐसा बनेगा, और ये जो है इसको इसमें डाल देंगे। हमने यही तो सोचा था, ऐसा डाल देंगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन किस्मत है, कुछ भी हो सकता है। तो पहला के एक आदमी है जो कि ये किया था, लेकिन कुछ नहीं घुसा। अब ये जब यूकोलाई बैक्टीरिया है, तो हम जानते हैं कि इसके पास कोई भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन नहीं है, इसलिए दोनों एंटीबायोटिक में सेंसिटिव हो गया है। इसमें फॉरेन डीएनए, तो फॉरेन डीएनए तो है, तो क्या एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन तो नहीं है, तो दोनों में सेंसिटिव। बिना कटे छटे ये वाला देखो, ये भी रेसिस्टेंट, ये भी रेसिस्टेंट, ये वाला चला गया प्लाज्मिड पीबीआर 300, इसलिए दोनों में रेसिस्टेंट है। देखो लेकिन अगर ये वाला जाता है, तो ये ये वाला जाता है, तो ये तो जीन कट गया, तो टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या हो गया, सेंसिटिव, और ये तो कटा नहीं है, तो इसलिए एम्पिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट, एम्पिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट, इसके लिए सेंसिटिव। अब बताइए कितने लोग समझे? अब इससे वैसे मैं नहीं समझा सकता हूं, ये अल्टीमेट था। चलिए थोड़ा डिफरेंशिएशन देखिए। सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर एक रिपोर्टर जीन है। क्या है ये? रिपोर्टर जीन, जो रिपोर्ट करेगा, बताएगा मुझे, क्या बताएगा? क्या क्या बताएगा? रिपोर्टर जीन इंट्रोड्यूस इनटू द सेल अलोंग विद द जीन इंसर्ट या फॉरेन डीएनए। तो सेलेक्टेबल मार्कर एक रिपोर्टर जीन है जो डाला गया सेल में, किसके साथ? फॉरेन डीएनए के साथ। इट हेल्प टू सेलेक्ट रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट का मतलब मैंने बताया था अभी आपको, जिसमें के फॉरेन डीएनए आ जाए उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट। तो फॉरेन डीएनए आ गया है, ट्रांसफॉर्मेंट ओवर द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट यानी नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचानने का ये तरीका है। सुन लीजिए, अगर ध्यान से सुनिए, अगर मैं कहता हूं, चलिए एनसीईआरटी क्या किया, देखिए एनसीईआरटी क्या किया है, इसीलिए आपके नोट में मिलेगा। एनसीईआरटी में यही दो है, बस ये दो है। ये हुआ नॉन रिकॉम्बिनेंट, आई हुआ रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट में बिना कटे छटे प्लाज्मिड जू का ट्यूब, इसलिए दोनों में रेसिस्टेंट। और यहाँ पर कट के आया है, इसलिए एम्पिसिलिन में रेसिस्टेंट था, टेट्रासाइक्लिन में सेंसिटिव था। एनसीईआरटी खत्म। तो ये हो गया रिकॉम्बिनेंट, ये हो गया रिकॉम्बिनेंट, ये हो गया नॉन रिकॉम्बिनेंट। फिर से बोलो, सेलेक्टेबल मार्कर एक रिपोर्टर जीन है। अगर इसके अंदर में अगर डीएनए है, फॉरेन डीएनए, तो इसका मतलब है कि रिकॉम्बिनेंट है। अगर रिकॉम्बिनेंट है, अगर ये डीएनए को नहीं कैरी कर रहा है, जैसे ये रहा है, देखो ये उंगली में रहा,
सेलेक्टेबल मार्कर, इसी में कटेगा भी, तो ये बिना कटे छटे जीव का तीर चला गया। तो ये हो गया क्या, रिकॉम्बिनेंट की नॉन रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट की नॉन रिकॉम्बिनेंट। हाथ रहिए ऐमन, ओह रिया, भारती, उंगली दिखाओ। बिना कटे छटे ये प्लाज्मिड चला गया यूकोलाई में, तो रिकॉम्बिनेंट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है? ऐसे 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 कर रही है, ऐसे 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 ऐसे, क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा। ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट, कट के ऐसे चला जाए नया फॉरेन डीएनए, अब हो गया ये रिकॉम्बिनेंट। अब देखिए टाइप्स ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर। commonly the genes that confer माने देना, provides gives देना, resistant to various antibiotic, अलग अलग एंटीबायोटिक नाम याद कर लेना, एम्पिसिलिन, क्लोरोएम्फिनेल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन etc are used as a selectable marker in the cloning vector। तो क्लोनिंग वेक्टर में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होता है। फिर से बोलो, द मोस्ट कॉमनली यूज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंसेस आर यूज एज ए सेलेक्टेबल मार्कर। मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज सेलेक्टेबल मार्कर कौन है, जल्दी बताओ? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। खत्म। तो लिखने का ढंग है एनसीईआरटी, हम तो एनसीईआरटी का लाइन फॉलो करते हैं, आपको समझना है। कॉमनली जो जीन देता है रेसिस्टेंट टू वेरियस एंटीबायोटिक लाइक दिस आर यूज्ड एज ए सेलेक्टेबल मार्कर इन क्लोनिंग वेक्टर। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन सच एज एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट, सर मने काम करता है एज ए सेलेक्टिव मार्कर यूजली है। देखो जबरदस्त पॉइंट है, ए नॉर्मल इकोलाई सेल डू नॉट कैरी एनी रेसिस्टेंट अगेंस्ट द एंटीबायोटिक। ये सब जो एंटीबायोटिक है इसके लिए कोई भी इसके पास जीन नहीं है। पढ़िए फिर से अच्छे से, ए नॉर्मल इकोलाई सेल डू नॉट कैरी रेसिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक। इसी को दूसरे ढंग से बोले, एक नॉर्मल इकोलाई के पास कोई भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन नहीं होता है, यही तो बोला है ना। मेरे पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट का कैपेसिटी नहीं है, यानी जीन नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ? तो हाथ उठा दीजिए। तौहीद, तुम्हारा वीडियो बंद क्यों है? जो बेटा क्लास छोड़ा होगा आज उसको तो जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। ये डायग्राम आपके पास है, निकाल लीजिए तो जैसा। कितने के पास नोट है? निकाल लीजिए। कितने लोगों के पास नोट अभी? क्या देखिए तो, क्या आपके नोट के पास इस तरह से घेरा हुआ है क्या? देखिए तो, है घेरा हुआ? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आपको तो ये पीडीएफ मिला है ना, पीडीएफ है। हाँ, आप लोग पीडीएफ अगर है तो ऐसे घेर लीजिए, यही एनसीईआरटी है, 2 पॉइंट एनसीईआरटी घेर लीजिए। आज इसको लगा रहे थे समझे, और ये रखे थे, टूट गया, खोखला था, टूट गया, धस गया।
देखिए ध्यान से सुनिए, पहले देखिए ये इसको ठीक से, मैं भी देख लूं। हाँ ठीक है, ये लाल वाला जो है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट है और ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट है, और इसको काटने वाला एंजाइम का नाम है VAM-H1। ठीक है, चलो पढ़िए। एक प्लाज्मिड है जिसके पास जीन है, थोड़ा बड़ा करता हूं और टन टन के दिखाऊंगा। हाँ, एक प्लाज्मिड है, पढ़ोगे ठीक से, प्लाज्मिड है जिसके पास जीन है रेसिस्टेंट टू बोथ एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। क्लियर हुआ? समझ गए? दो रंग बनाए थे, देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, हल्का सा दिख रहा है ओरी। ये ओरी लिखा हुआ है। अब देखिए ये फॉरेन डीएनए, देखिए दिखाई पड़ रहा है फॉरेन डीएनए पर्पल कलर का। अब इसको काट के यहाँ जोड़े हैं, देखो लाल वाला आधा इधर आधा इधर। टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट नहीं रहा, सेंसिटिव हो गया। ये जो है अब हो गया कैसा? सेंसिटिव। टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो गया। अब आइए इसको काट के जोड़े हैं। पर ये फॉरेन डीएनए को डाला एकदम, कौन सा साइट था यहाँ पे बोलो? VAM-H1। at the VAM-H1 recognition site which is within the tetracycline resistant जिनके पास था। अब नतीजा ये हुआ कि द रिजल्टिंग रिकॉम्बिनेंट, अब ये देखो ये टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव है और ये रेसिस्टेंट है, तो द रिजल्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए हैज एन इंटैक्ट संपूर्ण फंक्शनल जीन फॉर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट। एम्पिसिलिन के लिए संपूर्ण फंक्शनल जीन है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन के लिए नहीं है, बट नॉट टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट। ठीक है, चलो अब देखिए, अब इसको देखिए। जो लोग ऐसे पढ़ा चुके हैं हम सेल बायोलॉजी में, यहां एक वर्ड लिखा होगा फिनोटाइप, यहां लिख दे रहा हूं फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब लक्षण, कैरेक्टर, एक्सटर्नल कैरेक्टर। नहीं मालूम तो लिख लेना, फिनोटाइप का माने एक्सटर्नल कैरेक्टर। अब सुनो क्या लिख रहा है, पढ़िए पहले। डीएनए टेकन अप बाय एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट एंड टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन सेंसिटिव एंड टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव ई कोलाई जो था, नॉर्मल ई कोलाई एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए रेसिस्टेंट था कि सेंसिटिव था? सेंसिटिव रेसिस्टेंट। उंगली दिखाइए। अबे गधा कहेगा, दो दिखा रहा अबे। सेंसिटिव था, कोई भी जीन उसके पास नहीं था, गधा कहेगा। वही तो लिखा है कि डीएनए ले रहा है, कौन ले रहा है? एम्पिसिलिन सेंसिटिव टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव ई कोलाई। तो इस बार हुआ कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। देखो देखो देखो, ऐ कुछ नहीं लिया, देखो कुछ नहीं लिया। तो क्या हुआ, जल्दी बोलो? दोनों में सेंसिटिव, दोनों फॉरेन डीएनए लिया, जल्दी बोलो क्या हुआ? वही दोनों में सेंसिटिव। इस बार बिना कटे छटे प्लाज्मिड को ले लिया, बिना कटे छटे। तो क्या हुआ? दोनों में रेसिस्टेंट, क्योंकि इंटैक्ट है दोनों। लेकिन इस बार कटा हुआ प्लाज्मिड को लिया था। तो जल्दी जल्दी बताइए क्या क्या हुआ?
एम्पिसिलिन तो जीव कहती था रेसिस्टेंट, अब बाकी इसमें टेट्रासाइक्लिन में सेंसिटिव हो गया। होगी समझ, तो समझे थे ना? पुष्पांजलि रो रही है क्या? ब्रेन हेमरेज हो गया? अब देखिए, चलिए कुछ नहीं लिया तो देखो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन में दोनों में सेंसिटिव, दोनों में सेंसिटिव। फॉरेंडियन दोनों में सेंसिटिव, लेकिन बिना कटे छटे पीवीआर 322 चला गया, बिना कटे छटे। अब बोलिए, दोनों में रेसिस्टेंट, लेकिन इस बार तो ये फॉरेन डीएनए के साथ चला गया, तो लाल वाला जीन टेट्रासाइक्लिन आधा उधर आधा इधर, लेकिन ये इंटेक्ट है। तो अब देखिए क्या होने वाला है बाबू। एम्पिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट, लेकिन टेट्रासाइक्लिन के लिए सेंसिटिव। तो ये हुआ कौन? ये वाला कौन हुआ? ये वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये कौन है? रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट। सच बोलना, दिल पे हाथ रखे, कितने लोग समझ पाए? एकदम डरो मत, थोड़ा सा इजी है, लेकिन आपको टफ इसलिए लगता है कि आप ठीक से समझे नहीं होंगे तो टफ लगेगा। एक बार पूछते हैं, अभी मालूम चल जाएगा मुझे। चलो, इकोलाई का सेल है, इसमें कुछ नहीं घुसा है, इसमें फॉरेन डीएनए घुसा है, इसमें बिना कटे छटे पीबीआर 322 है, और यहां पर पीबीआर में ये चला गया है तुम्हारा फॉरेन डीएनए। जल्दी बताइए, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी। चलिए अब बोलिए, ए के लिए क्या लिखना है? सेंसिटिव या रेसिस्टेंट? सेंसिटिव या रेसिस्टेंट? उंगली दिखाइए, सेंसिटिव या रेसिस्टेंट? चूंकि इकोलाई में कोई भी एंटीबायोटिक जीन रेसिस्टेंट जीन नहीं होता है, इसलिए यहां पर हो जाएगा सेंसिटिव, सेंसिटिव। इसमें खाली फॉरेन डीएनए किया। एम्पिसिलिन के लिए क्या होगा? सेंसिटिव कि रेसिस्टेंट? हाँ सही है, बहुत लोग बताया है। यहां भी सेंसिटिव, सेंसिटिव, लेकिन यहां पर बिना कटे छटे किया, दोनों में रेसिस्टेंट, दोनों में रेसिस्टेंट। आइए देखो, टेट्रासाइक्लिन पे कट गया है, तो टेट्रासाइक्लिन के लिए है सेंसिटिव, लेकिन इसके लिए है रेसिस्टेंट। सही है ना? समझ में आ गया ना? बहुत मुश्किल से समझा दिए तुम लोग को।
आप लोग के पास अभी ये वाला पन्ना निकाल सकते हैं मोबाइल से? निकाल सकती हो? ए, निकाल के जब पढ़ो तो उसको, या यहां से भी पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। पढ़ के देखिए। लाल क्यों हो जा रहा है समझ में नहीं आ रहा, इसकी वजह से लाल हो जा रहा अभी भी, समझे? इसके वजह से ना लाल हो जा रहा है। देखिए देखिए ना, काला है एकदम। अब देखिए इसको लगाएंगे, लाल हो गया, लाल हो गया। इसका भी आ जा रहा है स्क्रीन पे, कैमरा का भी आ जा रहा है। अभी मुझे रोशनी जा रहा है उधर लग रहा है। चलिए, हाँ तो ये वाला तो हम क्लियर कर दिया। एक और है लेग जेड जीन, ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि लेग जेड जीन जो है ये एक इंजाइम बनाता है, एक इंजाइम बनाता है। उस इंजाइम का नाम याद रखिएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और ये है बेसिस ऑफ सिलेक्शन। ये इंजाइम यूटिलाइज करता है एक सब्सटेंस को, प्रोड्यूस करता है ब्लू कलर प्रोडक्ट। देयरफॉर द सबस्ट्रेट फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज क्रोमोजेनिक। अब इसको समझा देंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए हमने कहा कि ये लेख जेड जीन है, तो डीएनए है, तो इससे बनता है एमआरएनए, जानते ही हम लोग। इससे बनता है प्रोटीन, अब प्रोटीन बनाता है एक इंजाइम, इंजाइम 1 मान लो। अब इस इंजाइम 1 का नाम याद रखना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज इंजाइम बनता है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अब ये है सबस्ट्रेट। इस सबस्ट्रेट का ऐसा नाम नहीं दिया है एनसीईआरटी, लेकिन मैं दे रहा हूं एक्स गेल। अब ये सबस्ट्रेट इस इंजाइम की मदद से टूटेगा। ये जो है इक्विवेलेंट टू है लैक्टोज। किसके इक्विवेलेंट है? लैक्टोज। ये टूटेगा प्रोडक्ट में। इस प्रोडक्ट के वजह से कलर हो जाएगा ब्लू। क्या कलर हो गया? तो अगर लेग जेड जीन है तो कौन सा इंजाइम बनेगा लास्ट में बोलो? बीटा गैलेक्टोसाइडेज।
अगर ये केमिकल मिलाएंगे तो हमको ब्लू कलर मिलेगा। इसीलिए इस सबस्ट्रेट को हम कह सकते हैं रंग देने वाला, क्रोमोजेनिक। क्रोमोजेनिक, रंग देने वाला, क्रोमोजेनिक, क्योंकि ये ब्लू कलर दिया। फिर से बोलो, लेग जेड जीन का क्या काम है? एक एंजाइम बनाना। नाम बोलिए एंजाइम का, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या करता है? क्रोमोजेनिक सब्सटेंस यानी एक्स गेल को वो चेंज कर देता है प्रोडक्ट में, अब प्रोडक्ट का कलर हो जाता है ब्लू। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए अब पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। पढ़िए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोड फॉर the enzyme beta galactosidase, which is used as a selection basis. This enzyme utilize करता है its substrate to produce the blue color product. Therefore, the substrate for beta galactosidase is the chromogenic. अब ध्यान से देखेंगे सब लोग। चलिए सब लोग एकदम ठीक से देखिए। ये है प्लाज्मिड और इस प्लाज्मिड में ये वाला जो दिख रहा है आपको, सपोज कीजिए ये वाला ये वाला पार्ट तो कलर कर देते हैं तो आपको समझने में आसानी होगा। ये जो पीला बनाया है इसका क्या नाम है? लेग-जेड जीन। क्या नाम है? लेग-जेड जीन। और ये जो दिख रहा है फॉरेन डीएनए। तो दो बात हो सकती है, या तो नहीं जुटे या जुट जाए। तो देखो जुट गया, आधा लेग-जेड जीन इधर चला गया, आधा इधर, काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ तो पूरा है, ये काम करेगा। फिर से बोलो, फॉरेन डीएनए हम जानना चाहते थे, दो बात हो सकती है, एंजाइम काटेगा और जोड़ देगा और नहीं जोड़ेगा। तो यहाँ देखो इंसर्ट हुआ है इनसाइड द लेग-जेड जीन ये, और इकोलाई के साथ इसको अंदर डालेगा। तो इकोलाई मित्र देखो, इकोलाई के चारों ओर कौन है जल्दी बताओ? सेल वॉल। अरे हाँ या ना? और सेल वॉल के नीचे कौन है? सेल मेम्ब्रेन। पढ़े होंगे आप लोग, बैक्टीरिया का सेल ऐसे होता है ना बाबू, ये हुआ सेल वॉल। ये सेल वॉल है, इसके नीचे होता है सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है। तो आप अगर डीएनए को डालना चाहिएगा तो डीएनए अंदर नहीं घुसेगा, क्योंकि डीएनए जो है ये पोलर है, और जो सेल वॉल का लिपिड है वो नॉन पोलर है। मैं पढ़ाऊंगा तो उसको लाइक बनाना पड़ेगा तब घुसेगा। तो लाइक कैसे बनाया था? हाथ उठाओ। डीएनए को बैक्टीरिया अंदर घुसने नहीं देगा। कौन नहीं देगा? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में ऐसा क्या चीज था? लिपिड। तो लिपिड की वजह से नहीं घुस रहा था, लेकिन फिर भी जबरदस्ती हम घुसाएंगे, बैक्टीरिया को हम कॉम्पिटेंट करेंगे, लायक बनाएंगे। कैसे लायक बनाए थे? एनीवन इन द क्लास? लिख के दिखाओ तो, चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो। देखो तो क्या लिख रहा है? क्या? हाँ,
कैरियर प्रोटीन गधा कहीं का। ठंडा ठंडा कैल्शियम क्लोराइड, याद करो प्लाज्मिड कैसे घुसा था, ट्रांसफॉर्मेशन, ठंडा ठंडा कैल्शियम कार्बोनेट। तो बैक्टीरिया को हमने लाइक बनाया, इसीलिए मेरे नोट में है कॉम्पिटेंट इकोलाई, कॉम्पिटेंट इकोलाई। और इकोलाई जो सेल है ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, इसमें ऐसा है, लेकिन इसमें लेग-जेड जीन नहीं है, तो लेग-जेड जीन चला गया, देखो अंदर। दूसरा कॉम्पिटेंट है, इसमें भी इकोलाई नहीं, तो जो बैक्टीरिया लिए हैं उस बैक्टीरिया में क्या नहीं है, लेग-जेड जीन नहीं है, तो भैया यहाँ पर तो चला गया है। अब बताइए ये जो लेग-जेड जीन है, ये जो लेग-जेड जीन है, ये लेग-जेड जीन ये एक्टिव है या इनएक्टिव है, एक्टिव है कि इनएक्टिव है, पहला केस में एक्टिव की इनएक्टिव, एक्टिव इनएक्टिव, जल्दी उंगली दिखाओ। अरे भैया जब ये पूरा रहेगा तब ना एक्टिव रहेगा, तो आधा कट के उधर है, आधा कट के इधर है, एक्टिव कहाँ है, इनएक्टिव है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनाएगा, इसीलिए ये देखो ये रिकॉम्बिनेंट हो गया, रिकॉम्बिनेंट एक्स गेल, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं टूटेगा, कॉलोनी कैसा हो जाएगा, व्हाइट। लेकिन अगर ये नहीं गया तो जीव का क्यों यहां चला गया, एक्स गेल दिए ब्लू कॉलोनी मिल जाएगा। कितने लोग समझे इसको? अहमद तुमको समझ में नहीं आया? फिर से मैं पढ़ाता हूं, देखिए, चलिए फिर से देख लीजिए आप लोग। चलो ये दो प्लाज्मिड लिया है मैंने, और ये है लेक जेड जीन। चलो ये जीन अगर है तो होगा क्या लास्ट में, जल्दी बताओ। ये बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, हाँ या ना? एक्स गेल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट का कलर कैसा होगा, ब्लू। अगर ये फंक्शनल है तब, अगर फंक्शनल नहीं है तो एंजाइम नहीं बनेगा, एक्स गेल मिलाइएगा तभी कुछ नहीं होगा। चलिए अब देखिए, अब मैं चाहता था कि ये कटे, तो हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, ये फॉरेन डीएनए लिया, फॉरेन डीएनए, साथ में मैंने लिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काटने के लिए, उसके बाद हमने लिया एंजाइम, बोलो डीएनए लाइजेस, और हमने लिया बैक्टीरिया, ये ई कोलाई का कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया है, लायक बैक्टीरिया है, कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया है, क्योंकि इसको हमने ट्रीट कर दिया है ठंडा ठंडा कैल्शियम कार्बोनेट से। लेकिन देखो इसमें प्लाज्मिड नहीं है, यानी कि इसके पास नो लेग जेड जीन। तो देखो क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, पहला कि ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर ये जीव का त्यों चला जाए, अब चलो चला गया, अब गया कि नहीं गया हमको नहीं मालूम, तो टेस्ट करते हैं भैया।
हमको तो दिखाई भी नहीं पड़ता है कि बैक्टीरिया में क्या गया नहीं गया। तो हमने इसमें क्रोमोजेनिक सब्सटेंस एक्सगेल मिलाया। तो कुछ समय के बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो बैक्टीरिया था ये ब्लू हो गया। बैक्टीरिया कैसा हो गया? ब्लू। रुको 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 रुको, थोड़ा सा इधर देखिएगा। बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन भी करता है 102, 2 से 4, 4 से 8, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये जो बैक्टीरिया मिल रहा है हमको 1 से 2, 7 से 4, सारा का सारा बैक्टीरिया ब्लू मिल रहा है। ब्लू कॉलोनी। कौन बताएगा ब्लू कॉलोनी क्यों हुआ? कौन बताएगा? देखिए, कॉलोनी क्यों हुआ? क्योंकि ये जो है, ये वाला जो है लेग जेड जीन है, लेग जेड जीन है। तो ये बनाया एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अभी यहां पे एक्सगेल लिए थे ना, और ये एक्सगेल इसके वजह से टूट गया किस में? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट का कलर कैसा था? ब्लू। इसीलिए कॉलोनी कैसा हो गया? ब्लू। समझ में आया ब्लू क्यों हुआ? हाथ उठाइए समझ गए तो। क्योंकि यहां पर ये लेग जेड जीन फंक्शनल है, इंटेक्ट है, तो एमआरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, एक और एंजाइम बनाएगा और बनाएगा। तो अंदर में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ब्लू 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 ब्लू। तो सेल कैसा हो रहा है? ब्लू। 1 से 2 सेल, 2 से सब ब्लू ब्लू हो रहा है। लेकिन अगर ये जाता, ये वाला, अब सुनिए, दूसरा पॉसिबिलिटी ये है। देखिए, पहला हमने क्या लिया? डिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज, लेग जेड जीन, हाँ या ना? लेग जेड जीन लिया, बैक्टीरिया लिया, ये बिना कटे छटे थे। लेकिन इस बार जो है ये कटा है, छटा है, गया है। पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखिए, चलो ये देखिए, ये है बैक्टीरिया और क्या हुआ? जल्दी बोलो। ये कौन था? लेग जेड जीन, आधा उधर आधा इधर, रिकॉम्बिनेंट है। ये कौन हुआ? रिकॉम्बिनेंट है। ये कौन है? नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसमें इसमें तो कटा छटा है ही नहीं। अब बोलो, लेग जेड जीन एक्टिव है या इनएक्टिव है? एक्टिव है कि इनएक्टिव है? अमन? 2। और राहुल? हाँ सही। जो जो समझ रहा है वो तो बोलेगा ही। ए अंशु, कुछ नहीं समझ में आ रहा है? ये इनएक्टिव हो गया क्योंकि कट गया। ये हो गया रिकॉम्बिनेंट। अब बाहर से क्या मिला है? एक्सगेल। अब देखिए, नो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्योंकि नो एमआरएनए, नो प्रोटीन, इसीलिए नो एंजाइम। प्रोटीन ही तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। नो एक्सगेल ब्रेकडाउन, नो प्रोडक्ट, नो बैक्टीरियल कॉलोनी, कलर चेंज।
कैसा रहेगा? व्हाइट का व्हाइट, जैसे व्हाइट का व्हाइट रह गया। चलो, यहाँ ब्लू हुआ था, वहां व्हाइट है, तो साइंटिस्ट किस में खुश होगा? ब्लू में कि व्हाइट में? ब्लू में कि व्हाइट में? उंगली दिखाइए, ब्लू में कि व्हाइट में? ब्लू 1 है, व्हाइट 2 है। व्हाइट में खुश होगा, ब्लू में नहीं होगा। अरे भैया, ये देखो बिना कटे छटे चला गया, ये तो हो गया नॉन रिकॉम्बिनेंट। फॉरेन डीएनए तो आया नहीं, लाल वाला डीएनए लाना था ना, यहाँ लाल वाला डीएनए आ गया है, तो ये रिकॉम्बिनेंट है। हम तो रिकॉम्बिनेंट चाहते थे, इसीलिए जब व्हाइट कलर होगा तो खुशी की बात है। अल्फिया, तुम समझी? जल्दी से देखिए फिर से एक बार। ये है लेग जेड जीन, प्लाज्मिड वेक्टर, ये फॉरेन डीएनए यहाँ आके जुटा है, कॉम्पिटेंट इकोलाई लिए हैं, क्योंकि जुट गया है तो ये जो यहाँ पर लेग जेड जीन है वो इनएक्टिव है, रिकॉम्बिनेंट बना है व्हाइट कलर कॉलोनी। यहाँ पर ज्यू का त्यों है, नहीं गया है ब्लू कलर, ये हो गया कौन? नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब जल्दी जल्दी देखेंगे हम लोग आगे। ये तो समझ गए थे आप लोग। अब इसका लैंग्वेज देखिए जल्दी से। है कहां चला गया वो? हाँ, देखिए एनसीईआरटी के हेडिंग है ये, कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसका 2 टेक्निक है। पहला टेक्निक का नाम है 2 एंटीबायोटिक सिलेक्शन एंड रेप्लिका, 2 बार एंटीबायोटिक्स। 2 एंटीबायोटिक सिलेक्शन एंड रेप्लिका। दूसरा कलर सिलेक्शन, ब्लू और व्हाइट सिलेक्शन यूजिंग द लेगजेड जीन। चलिए, पढ़िए। मान लिया, ध्यान दीजिए, मान लिया पढ़िए, सपोज टेट आर जीन के पास VAMH1 काटने वाला साइट है। When VAMH1 is used, ये इंजाइम का नाम है, यूज फॉर काटने के लिए, फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट इज इंसर्टेड विद इन द टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट। मतलब टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन को काटने के लिए जो इंजाइम है, उस इंजाइम का नाम था VAMH1। हेंस अब टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट नहीं रहा, हेंस टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट में नहीं, कट के तो जुट गया। रिकॉम्बिनेंट ग्रो कर जाएगा मीडियम में जिसमें एम्पिसिलिन के जीन को तो छेड़खानी किया नहीं थे, लेकिन मर जाएगा उस मीडियम में जिसमें टेट्रासाइक्लिन है। नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब बिना कटे छटे चला गया, दोनों में जिंदा रहेगा। नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन द मीडिया कंटेनिंग एम्पिसिलिन as well as medium containing the tetracycline। इस प्रकार से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन मदद किया सिलेक्शन में, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पहचानने में। क्लियर हुआ? और वही चीज था ना, ये बताइए टेट्रासाइक्लिन वाला जो जीन था उसको काटने के लिए कौन इंजाइम था? VAMH1। कौन इंजाइम? तो ये काटा, ये जोड़ा, बैक्टीरिया में डाला। वो बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट? रिकॉम्बिनेंट है, तो वो ग्रो करेगा एम्पिसिलिन पर, टेट्रासाइक्लिन में नहीं करेगा।
सही है ना। अब बिना कटे छटे जीव का क्यों चला जाए PBr 322, तो टेट्रासाइक्लिन में भी जिंदा रहेगा और एम्पिसिलिन में भी जिंदा रहेगा। ठीक है, 2 मिनट और दीजिए हमको इसका वाला। ये देखिए कलर वाला, पढ़िए, ब्लू व्हाइट, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग माने जांच, एक रैपिड फटाफट, फटाफट होता है, रैपिड एंड एफिशिएंट टेक्निक फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, एनसीईआरटी का लाइन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो बोलेगा फास्ट कौन है, एंटीबायोटिक से पहचानना किससे, एंटीबायोटिक से दिक्कत है, 2-2 बार प्लेटिंग करना पड़ेगा, एक बार एम्पिसिलिन में डालना पड़ेगा, एक बार टेट्रासाइक्लिन में। इसमें क्या हुआ, एक्सगेल डालें, ब्लू कलर हुआ तो दुखी हो जाओ, अरे काम नहीं हुआ ना। और व्हाइट कलर हो जाए तो खुश हो जाओ, अरे भैया प्रोडक्ट बना था तो कौन कलर था, ब्लू। ऐमन क्या नहीं समझ रही है, तो इतना दुखी क्यों हो, समझ में आई बात। तो उसमें क्या एक्सगेल डाले, कॉलोनी का रंग ब्लू है, तो साइंटिस्ट खुश हो जाएगा, मिठाई बांटेगा या नहीं बांटेगा, मिठाई बांटेगा, हाँ करो, मिठाई नहीं बांटेगा। अंशु कुछ नहीं बोल रही है, क्लास में होती ना अगल बगल झांक के उसी अकॉर्डिंगली बात करती। ब्लू कलर होगा इसका मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट। आइए, कहता है नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस द कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस एक्सगेल। एक्सगेल क्रोमोजेनिक एनालॉग, एनालॉग माने समतुल्य, इक्विवेलेंट बताए थे, लैक्टोज जो प्रोड्यूस करता है कौन कलर, ब्लू कलर, व्हेन ब्रोकन डाउन बाय द एंजाइम, या बीटा, बीटा करना होगा, बीटा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम है जिसको बनाता है, इनकोड करता है लेक जेड जीन ऑफ द लेक ऑपरोन, जिनका नाम, पूरा सिस्टम का नाम है लेक ऑपरोन, पढ़ेंगे जेनेटिक्स में। फिर से बोलो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाने वाला जीन का नाम बोलो, लेक जीन। ये मिलता कहाँ है, लेक ऑपरोन में। सुन लीजिए, ऑपरोन का मतलब समझ लीजिए। देखिए, ये मान लीजिए डीएनए है, ये कौन है, डीएनए है, ये डीएनए है, ये डीएनए है, और ये है लेक जेड जीन, लेक जेड जीन। लेकिन इसको रेगुलेट करने के लिए यहां पर मिलता है रेगुलेटर जीन, कौन जीन, रेगुलेटर। इसके बाद मिलता है प्रोमोटर, यहां मिलता है ऑपरेटर। तो इस जीन को कंट्रोल करने के लिए 3 चीज मिलता है, पीआरओ, रेगुलेटर, प्रोमोटर, और इस पूरे को मिलाकर कहते हैं ऑपरोन। तो चूंकि लेक है इसको कहेंगे लेक ऑपरोन, लैक्टोज ऑपरोन, पढ़ेंगे हम लोग। तो बताइए, खाली कोई जीन लेक जेड जीन काम कर लेगा नहीं, इसके साथ क्या क्या चाहिए, जल्दी बोलो, पीआरओ, सॉरी आरपीओ, आर से बोलो, फिर आर बोलो ना भी, रेगुलेटर, पी से प्रमोटर, ओ से ऑपरेटर। ऑपरेटर समझ गए ना, ऑपरेटर समझ गए कि लंबा सा चीज है, जो रियल जीन है उसको कंट्रोल करने का एडमिनिस्ट्रेटिंग ब्लॉक है, एडमिनिस्ट्रेटिंग ब्लॉक है। फिर से एक बार जल्दी से पढ़ेंगे। कहता है, थोड़ा सा एनसीईआरटी का लाइन है इसलिए घबराइएगा नहीं, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग एक रैपिड और एफिशिएंट, एफिशिएंट माने कारगर टेक्निक है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। किस आधार पे, देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट एक्सगेल। एक्सगेल जो है वो समतुल्य है, क्रोमोजेनिक है, किसके, लैक्टोज का, जो प्रोड्यूस करता है ब्लू कलर जब टूटता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज से। बीटा गैलेक्टोसाइडेज को इनकोड करता है, बनाता है, एमआरएनए से बनता है लेक जेड जीन, जो कि लेक ऑपरोन में है। अगर सेल के पास प्लाज्मिड है विदाउट फॉरेन डीएनए, तो सेल जो है फॉरेन डीएनए नहीं है, तो सेल बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्सगेल को तोड़ेगा और कॉलोनी का कलर कर देगा ब्लू, सही नहीं हुआ। लेक जेड जीन अगर इनएक्टिव है, जब हम फॉरेन डीएनए डालेंगे लेक जेड जीन में, तो सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप है। देखो ये लेक जेड जीन इंटैक्ट, ये इनएक्टिव, इसी को कहते हैं, बड़ा जबरदस्त पॉइंट आ गया,
इंटरनेशनल इनएक्टिवेशन। ये है शायद 2018 या 19 का क्वेश्चन है, 18 का क्वेश्चन है। इंटरनेशनल इनएक्टिवेशन, ये रहा इंसर्ट, और इंसर्ट करते ही लेक्जेर्जिन क्या हो गया, इनएक्टिव, इंटरनेशनल इनएक्टिविटी। द बैक्टीरिया हैविंग सच इनएक्टिव लेक्जेर्जिन do not produce the beta galactosides, so X-gel is not metabolized, bacteria produce no color यानी remain white। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, कोई दिक्कत हो तो फोन कर दीजिए, फोन नंबर दिया हुआ। कल क्लास हो रही है, कल क्लास हो रही है, ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत पीछे हो रहा है इसीलिए, ठीक है, क्लास ओवर।